हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका वेलकम है बायो की क्लास में। और आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, ठीक ना। और चल रहा था अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? मतलब दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या है कि ग्रोइंग बॉडी का कोई पार्ट, ठीक है, वो सेड ऑफ कर जाए, वो अलग हो जाए और फिर से एक न्यू प्लांट्स बन जाए, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्यों? क्योंकि हम प्रोपेगेट करवाते हैं उनको। मतलब वेजिटेटिव पार्ट को कट कर दिया, फिर से कहीं लगा दिया, वो न्यू प्लांट्स के फॉर्म में क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। तो वेजिटेटिव बॉडी का कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो ग्रोन अप कर जाते हैं फुल प्लांट्स में। तो उसको हम देखते हैं कैसा कैसा होता है भाई। तो पहले तो लिखेंगे कि यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो यूनिट है आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड एज प्रोपेग्यूल्स। इसको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, प्रोपेग्यूल्स। ओके, इसको प्रोपेग्यूल्स बोलेंगे। अब एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा ये पोटैटोज हैं, है ना, पोटैटोज सोलेनेसी फैमिली का। तो पोटैटोज का आइज़ होता है, आँख, जिसको आइज़ बोलते हैं। उस आइज़ को काट के और हम सोइंग कर देंगे, मिट्टी में उसको लगा देंगे, तो क्या करेगा, वो मॉइस्चर मिट्टी का खींच के फिर से ग्रो करके क्या हो जाएगा, एक पोटैटो का प्लांट्स बना लेगा, ठीक है ना। शुगर केन को देखते हैं, शुगर केन में क्या होता है, आइज़ होता है। तो शुगर केन का भी आइज़ क्या करेगा, वो मॉइस्चर सॉइल से खींचेगा और खींचने के बाद में वो भी न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। तो ये सभी क्या है, प्रोपेग्यूल्स हैं। कहीं बल्बिल्स मिलेगा, कहीं ट्यूबर्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, कहीं राइजोम्स मिल जाएगा। ये सब जो भी यूनिट्स हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बने हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट है आपका रनर। रनर का एग्जांपल है, जानते होंगे आप, दूब ग्रास। आए दिन हम लोग जो खेल का मैदान होता है, खेल का मैदान, फील्ड्स, स्टेडियम में जो घासें मिलती हैं उसको दूब ग्रास बोलते हैं। उसका पूरा नाम साइनेडोन डैक्टाइलॉन, क्या बोलते हैं उसको, साइनेडोन डैक्टाइलॉन। LON है ये, डैक्टाइलॉन। साइनेडोन खाली याद रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। दूब ग्रास क्या होता है भाई, ये देखो, ये मान लो दूब ग्रास है, इसका रूट है, यहाँ से हॉरिजेंटल ब्रांच निकलेगा, रूट के पास से एक हॉरिजेंटल बेस से हॉरिजेंटल ब्रांच निकलेगा, ज़मीन पे रन करेगा, आगे जाके फिर से क्या करेगा, एरियल शूट बनाएगा, और एरियल शूट बनाने के बाद में ये फिर से आगे ग्रो करेगा, यहाँ रूट बना लेगा, ठीक। रूट बनाने के बाद फिर से क्या करेगा, एरियल शूट डेवलप करेगा, एरियल शूट डेवलप कर गया और फिर से यहाँ पे रूट बनाएगा। तो ऐसे को बोलते हैं रनर। ये पूरा रन करेगा, मतलब यहाँ से उखाड़ोगे तो पूरा लाइन से उखड़ता चला जाएगा वो। अब किसी तरीके से मान लो ये यहाँ कट गया, ए से कट गया, तो फिर से क्या करेगा, ये आगे बढ़ाएगा, ये आगे पीछे बढ़ाएगा, ये आगे पीछे बढ़ाएगा और पूरे मैदान को घेर लेगा। तो इसको बोलते हैं रनर, ठीक है ना। रनर्स के बाद में क्या होता है, एस्टोलन। एस्टोलन क्या होता है, एस्टोलन जो होगा ये भी रनर की जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजेंटल ब्रांच होगा जो प्लांट का, वो हॉरिजेंटल ब्रांच का होता है, थोड़ा आर्च रहता है, कर्व्ड रहता है, ठीक है। तो आर्च्ड क्या लिखेंगे, लाइक रनर जैसा ही होगा बट आर्च्ड हॉरिजेंटल ब्रांच। हॉरिजॉन्टल ब्रांच जो होगा वो क्या होगा, आर्च्ड होगा, हॉरिजॉन्टल ब्रांच इसमें आर्च्ड ही होगा, उसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ये स्टोलन बोलते हैं।
ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ से ये प्लांट स्टार्ट हुआ, ये प्लांट स्टार्ट हुआ, ये देख लो, ये क्या होगा, आर्ज्ड होता है। आर्ज मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसे ये ऐसा थोड़ा कर्व लिए हुए रहेगा इस तरीके से। ये किस में होगा, स्ट्रॉबेरी में। ये किस में होता है, ये स्ट्रॉबेरी में इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी में इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे। ये रनर, स्टोलन, और एक ऑफसेट होता है। ऑफसेट क्या होता है भाई, ऑफसेट ये क्या है, ऑफसेट मतलब कि ये भी बिल्कुल रनर जैसा ही होगा, लेकिन बस सिंगल इंटरनोड का होगा, ठीक ना। मतलब लाइक रनर बट ऑफ सिंगल इंटरनोड। सिंगल इंटरनोड मतलब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है ये सिंगल ही होगा। ये इकॉर्निया कहाँ मिलता है, इकॉर्निया। इकॉर्निया का हिंदी नाम जलकुंभी, क्या है, जलकुंभी है, जलकुंभी है, ठीक ना। और ये कैसा मिलेगा, देखो इस तरीके से। ऐसा एक सिंगल इंटरनोड का, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं, ये ऑफसेट हो गया। और इकॉर्निया जैसा है जलकुंभी, इसके बारे में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि इसी को बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेरर ऑफ बंगाल। मतलब कि शुरू में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में इसको लाया गया था, लोग सजा के रखते थे। ब्रिटिश लोग लाए थे, अंग्रेज़ लोग, इंग्लिश में, तो सब लाए थे। तो क्या हुआ कि इसको पॉट में लगा के रखते थे और इसके फ्लावर्स अच्छे होते थे, वायलेट कलर के, तो बड़ा अट्रैक्टिव देखने में लगता था। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में इसको लाया गया। और बाद में ये इतना ग्रो किया, इतना ग्रो किया। और चूँकि पहले ब्रिटिश लोग कहाँ आए हुए थे, कोलकाता में आए थे। कलकत्ता को ही, मतलब बंगाल को ही पहले राजधानी कोलकाता को बनाए थे। तो कलकत्ता में क्या हुआ, और पूरे बंगाल में पूरा फैला, और फैला गलती से वाटर बॉडीज में चला गया। वहाँ जाने के बाद इतना फैला, इतना फैला कि आज इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक ना। मतलब पूरे वाटर का ऑक्सीजन को खींच लेना। ऑक्सीजन को खींचने के बाद में जितने भी उसमें पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको परेशानी काफ़ी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, लो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में वो सांस लेना उनको पड़ता है, ठीक। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। इकॉर्निया जलकुंभी को क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक भी इसको कहा जाता है। अब देख लो फोर्थ, एक सकर्स होता है। सकर्स एकदम लाइक रनर, एकदम रनर जैसा ही होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल ब्रांच इसमें जो होगा, बट हॉरिजॉन्टल ब्रांच क्या होगा, अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर में होगा, ये अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। मतलब मान लो कि ये सॉइल है, सॉइल के अंदर में हॉरिजॉन्टल ब्रांच जा रहा है, ऊपर से ब्रांच ऐसा निकल गया, ये प्लांट है। ये रूट हो गया, रूट मतलब ये बिल्कुल स्टोलन, ये रनर जैसा ही है,
लेकिन ज़मीन के अंदर, ये क्या है, सॉयल है, सॉयल के नीचे हॉरिजॉन्टल ब्रांच इसका है, ठीक है। तो इसको ये कहाँ पे मिलेगा, एग्जाम्पल इन मिंट, ये मिंट में मिलता है। मिंट मतलब बोलते हैं ना पुदीना, पुदीना को ही मिंट बोलते हैं, पुदीना, पुदीन हरा वाला, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, राइजोम के बारे में और बल्बिल के बारे में। ये क्या होते हैं आखिर, इसको ज़रा देखा जाए। अब देखो, राइजोम, राइजोम क्या होता है, ठीक है। तो राइजोम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो राइजोम क्या होता है भाई, उसको देख लें। तो राइजोम हमारा जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और अंडरग्राउंड स्टेम होगा तो वहीं से, उस स्टेम में आइज वगैरह होते हैं, वहीं से क्या होगा, एक ब्रांच निकल जाएगा ऊपर, और ब्रांच फिर अलग होकर न्यू प्लांट्स बना लेता है। जैसे देखो, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होगा, ये अंडरग्राउंड स्टेम होगा, ठीक है ना। ये देखो, ये राइजोम है। इसमें क्या होगा, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब मान लो कि ये बर्ड क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लो, अलग करके कहीं यदि लगा देते हैं आप, लगाने के बाद यहाँ से फिर से प्लांट निकल जाएगा, ये फिर से प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये किस में होता है राइजोम, राइजोम होता है बनाना में, बनाना, जिंजर, अदरक, अदरक ऐसा होता है ना, जिंजर और टर्मेरिक, हल्दी में, ठीक है, टर्मरिक, ये राइजोम। और राइजोम के बाद बल्ब, बल्ब वाले देख लो, क्या ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस। ये देखो, अनियन जिसको बोलते हैं, अनियन, गार्लिक, ठीक है। तो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कंडेंस्ड शूट है, कंडेंस्ड स्टेम, कंडेंस्ड स्टेम होता है, ठीक है। और यही कंडेंस्ड स्टेम, इसी को यदि आप प्रोपगेट करा देते हैं, इसी को यदि खाली इसी को हटा के लगा देते हो, तो फिर से क्या हो जाएगा, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, फिर से एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बल्ब है। तो बल्ब किसमें मिलता है, अनियन में, अनियन और गार्लिक, अनियन और गार्लिक में हो जाएगा बल्ब। और अनियन गार्लिक के बाद क्या होगा, राइजोम, बल्ब, अनियन, गार्लिक, उसके बाद क्या होगा बोलो, उसके बाद बल्बिल एक टर्म आता है, बल्बिल, बल्बिल, बल्बिल्स। ये देखो बल्बिल्स क्या है, बल्बिल हुआ, ये फ्लेसी बर्ड्स है। क्या होता है, फ्लेसी बर्ड्स। फ्लेसी बर्ड्स किसमें मिलता है, पाइनएप्पल मिलेगा, पाइनएप्पल और अगेव में, ये फ्लेसी बर्ड्स होता है बल्बिल, ठीक ना। पाइनएप्पल में बर्ड देखोगे ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, उसका बर्ड मिलता है, लाइन से लगा रहता है। ये नया पाइनएप्पल में क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझो इसको।
क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो इसमें गैमेटिक फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन, मतलब जिसको स्पर्म ओवम बोलते हैं, दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है। गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो जहाँ गैमेटिक फ्यूजन हो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन एसेंशियल नहीं है, एक पेरेंट से भी काम हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। ये गैमेटिक फ्यूजन को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, ठीक। तो गैमेटिक फ्यूजन मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो गैमेटिक फ्यूजन मतलब हुआ कि ये हुआ मेल गैमेट, और ये क्या हुआ, फीमेल गैमेट, ठीक। ये दोनों फ्यूज कर गए, और फ्यूज करने के बाद क्या बनाया, जाइगोट बनाया। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाया, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाया। जाइगोट को क्या बोलते हैं, 2n। 2n क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। ये क्या हो जाएगा, गैमेटिक फ्यूजन में इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। अब इसमें क्या होगा, 1 और 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 1 और 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। या तो एक पेरेंट होगा, नॉर्मली 2 पेरेंट, लेकिन एक पेरेंट भी कभी कभी, कैसे, कभी कभी कैसे, मान लो हर्माफ्रोडाइट का केस है, अर्थवर्म का ले लिए, तो अर्थवर्म के तो सिंगल बॉडी में ही मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वहाँ पे एक ही पेरेंट में काम चल जाएगा, ठीक है। प्लांट के केस में भी ऐसा होता है। तो 1 और 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 1 और 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये जो गैमेट हैं, गैमेट कैसे कैसे हो सकते हैं, तो गैमेट जो देख रहे हो, गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, समझ रहे हो, साइज एंड फंक्शन। इन लोअर एल्गा एंड फंजाई, ठीक। तो ऐसे गैमेट को, दीज गैमेट्स आर, जो सिमिलर साइज फंक्शन में हो, दीज गैमेट्स, आप साइज ही लिखिए तो बेहतर होगा, ठीक है। दीज गैमेट्स आर नोन एज आइसोगैमेट्स, क्या बोलते हैं इसको, आइसोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, आइसोगैमेट्स। जैसे कि क्लेडोफोरा, एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या है, आइसोगैमेट्स है, मतलब कि इसके गैमेट्स को देखेंगे तो सब एकदम सेम तरीके का दिखेगा, मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम तरीके का दिखेगा, ठीक है। और एक होता है हेट्रोगैमेट, हेट्रोगैमेट क्या होगा, डिफरेंट इन साइज, साइज में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो कि ये मेल गैमेट हो गया और ये फीमेल गैमेट हो गया, समझ रहे हो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। एक इसमें होता है एग्जाम्पल इन फ्यूकस, क्लेडोफोरा भी एक एल्गा है और फ्यूकस भी एक एल्गा है। एल्गा मतलब एल्गी प्लुरल होता है, एल्गा सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये हुआ आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट। और जितने भी हायर प्लांट्स हैं, ये नोट करने वाली चीज़ है, नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके भाई, हायर प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं,
हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये हेटेरोगैमस ही होते हैं। हेटेरोगैमस मतलब अब दो टर्म आ गया है, एक होमोगैमस और दूसरा हेटेरोगैमस। होमोगैमस ये इंडिविजुअल का नाम है, इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करे, सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। इंडिविजुअल जो सेम टाइप ऑफ गैमेट्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं होमोगैमस। जैसे इधर क्लेडोफोरा होमोगैमस है, ठीक है। हेट्रोगैमस, हेट्रोगैमस ये भी इंडिविजुअल होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट को। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लेना डेफिनेशन, एग्जांपल के लिए ह्यूमन बीइंग और ये जो फ्यूकस था, फ्यूकस, ऑल मैमल्स, ये सब हेट्रोगैमस होते हैं, ठीक ना, मतलब डिफरेंट साइज के गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्या, कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक ना, जैसे प्लांट मान लिया है, हाईली डेवलप प्लांट, तो उन सब में 3 फेज लाइफ में आता है, ठीक है। एक है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, एक फर्टिलाइजेशन फेज, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। ये 3 फेज होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले। और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, उनके लाइफ के भी 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज होते हैं, सेकंड रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, और थर्ड क्या होता है, सेनेसेंस स्टेज होता है। तो पहले लिख लीजिए, डेवलप ऑर्गेनिज्म, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ठीक 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ का 3 स्टेज है। कौन कौन 3 स्टेज है भाई? फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज को ग्रोइंग स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ग्रोइंग स्टेज, इसमें ग्रो करने का स्टेज है, एकदम खाता पीता ग्रो करता हुआ भरा पूरा संसार, ये ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है। कोई टेंशन इसमें नहीं होती, ठीक है ना, ग्रोइंग स्टेज। और इसको और क्या बोल सकते हैं? स्टेज बिफोर रिप्रोडक्शन, बिफोर स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वाले फेज स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज बोल दो, रिप्रोडक्टिव फेज, समझ रहे हो? अब इसको ऐसे समझो कि भाई पहले बच्चा जन्म ले लिया, सयाना हुआ, ठीक है, फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर क्या होगा? जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके बॉडी में कोई चेंज आया, दाढ़ी निकले, मूछ निकल गए, बियर्ड्स निकल गए, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स निकल गए, उसमें सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तैयार हो रहा है। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब जुवेनाइल स्टेज सेकंड, दूसरा है रिप्रोडक्टिव स्टेज। और ये प्लांट एनिमल दोनों में होता है, याद रखना। रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्टेज इट इज द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे प्रोजेनी
अपने बच्चों को पैदा करता है अपने जैसा ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, ठीक है। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड है सेनेसेंस। सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज क्या होता है भाई? सेनेसेंस फेज जो होता है ये क्या होता है बोलो? ये होता है ओल्ड स्टेज, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज। मतलब कि एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का एंड, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इसका एंड हो जाए, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, समझ रहे हो, इज द साइन ऑफ, ये साइन है, क्या साइन है? संकेत है किसका? इज द साइन ऑफ ए स्टार्ट ऑफ सेनेसेंस। ए स्टार्ट ऑफ सेनेसेंस का, ए स्टार्ट का वो क्या है? फेज है। और सेनेसेंस के बाद लास्ट में क्या होता है? डेथ। चाहे वो ह्यूमन बींग हो या कोई जानवर हो या कोई बड़े से बड़े प्लांट हो, उनका लास्ट में सेनेसेंस के बाद क्या होगा? डेथ हो जाएगा। अब देखो प्लांट के केस में, प्लांट के केस में ये बड़ा शार्पली डिमार्केशन करना कि कब उसका जुवेनाइल फेज है, कब उसका रिप्रोडक्टिव फेज है और कब उसका सेनेसेंस फेज है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, ठीक। जैसे मान लो कि एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट समझते हो, जिनका लाइफ साइकिल 1 सीजन में कंप्लीट हो जाए। मतलब 3 महीने यदि आपने ग्रो किया तो उसी 3 महीने में, ग्रोइंग पीरियड में 3 महीने में वो तीनों फेज को पूरा कर ले और लास्ट में मर भी जाए, तो लाइफ साइकिल जो 1 सीजन पूरा करे उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट, ठीक है। जो लाइफ साइकिल को 2 बार में पूरा करे, 2 स्टेज में, एक बार पहले ग्रो किया, फिर इंतज़ार हुआ, फिर अगला सीजन आया तो फिर उसमें कुछ और डेवलपमेंट हुआ, फ्लावरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ, तो 2 बार में जो अपना लाइफ साइकिल पूरा करे उसको बाइएनियल प्लांट्स बोलते हैं। और जो कई सालों में पूरा करता है उसको पेरिनियल बोलते हैं। तो एनुअल और बाइएनुअल प्लांट में तो हम पता कर सकते हैं कि कब वो बच्चा था, कब सयाना हुआ, कब रिप्रोडक्शन किया और कब मर गया। लेकिन पेरिनियल प्लांट बार बार का इवन लगा हुआ है, आम का प्लांट है, बार बार फल लग रहा है, बार बार रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, पता ही नहीं लगेगा। छोटा था ठीक है, जुवेनाइल फेज पता लग गया आपको कि हाँ 5-6 साल तक जुवेनाइल फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज समझ रहे हो, अब फल लग रहा है, बीज लग रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज उसका है, कुछ डाली सूख के नीचे गिर भी रहे हैं तो सेनेसेंस भी हो रहा है, वो खड़ा भी है प्लस रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, मतलब फल भी लग रहे हैं, डाली सूख के कहीं से गिर भी रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे शार्पली डिमार्केट आप नहीं कर सकते हैं पेरिनियल प्लांट में, ठीक ना, कि कौन कौन फेज कब कब उसका आएगा, ठीक है। तो चलो देखो, तो सेनेसेंस फेज अब देख लो ध्यान से। कुछ नोटेबल पॉइंट भी है क्या, इसको लिख लो कि इन एनुअल एंड बाइएनियल प्लांट्स these 3 phases can be observed शार्पली, एकदम शार्पली आप देख सकते हैं, बट इट इज confusing to observe these phases in पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नोटेबल चीज़ है। क्या नोटेबल चीज़ है? कभी कभी रिप्रोडक्टिव और फ्लावरिंग फेज को किसी प्लांट में देख के बड़े हम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक ना, अमेजिंग लगता है हम लोग को। क्या लगता है भाई? जैसे देखो बैम्बू का प्लांट देख लो, बांस जिसको बोलते हैं, ठीक ना, तो बम्बूसा ऐसे बोलते हैं उसको। तो
तो बैम्बू प्लांट में देखोगे कि वो 50 ईयर्स टू मतलब मोर देन 150 बैम्बू का स्पीसीज होता है, 150 से भी ऊपर। तो ऑन एवरेज 50 मिनिमम 50 साल में उसमें फ्लावरिंग होगा, कुछ कुछ तो 100 साल में भी होता है, ठीक है। और वो लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा और उसमें फ्रूट लगेंगे, सीड लगेंगे और फिर वो डाई कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि बैम्बू में क्या होगा। बैम्बू प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग वंस इन लाइफ स्पैन, एक ही बार होगा लाइफ स्पैन में। क्या 50 से 100 ईयर के बीच में, मिनिमम 50 और ऐसे 100, समझ रहे हो। और एक होता है नीला कुरंजी, ठीक है। तो नील कुरंजी में क्या देखो, नीला कुरंजी में इसका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है। अब नीला कुरंजी देख रहे हो, नीला मतलब क्या होता है, ब्लूइश कलर का, वायलेट कलर का, समझ रहे हो। वो जो माउंटेन हिल एरिया है तमिलनाडु का और कर्नाटका और केरला का, एक तीनों स्टेट का माउंटेन जोन है, उसको बोलते हैं नीलगिरी, है ना, नीलगिरी जोन, नीलगिरी माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो नीलगिरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ये जो प्लांट है ये आपका नीला कुरंजी, जिसको एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना बोलते हैं, ये प्लांट बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है और पूरा एकदम छाए रहता है, कवर किए हुए रहता है एरिया को। अब उस माउंटेन एरिया के बगल से गुजरोगे तो देखोगे बहुत एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा पूरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये प्लांट जो होता है 12 साल में एक बार फ्लावर को देता है, ठीक ना, 12 साल में एक बार। तो ये फ्लावर क्या करता है, फ्लावर वंस एक ही बार देता है इन 12 ईयर्स, उसके बाद मर जाएगा ये, ठीक है। और इसको ऑब्जर्व किया गया था कि 2006 में सितंबर अक्टूबर महीने में ये देखा गया था और 18 में भी देखा गया था, ठीक ना। तो इस तरीके से ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब चलते हैं हम आगे। जुवेनाइल फेज हमारा ये हुआ, ख़त्म हुआ जुवेनाइल फेज के बाद में। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। कहाँ, रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, ये फेज ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, इसमें एक इंडिविजुअल यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ द फेज ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। यंग वंस को प्रोड्यूस करने का क्या है, ये फेज है, फेज ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। यंग वंस को प्रोड्यूस करने का फेज होता है, ठीक। अब इसमें कितने कितने स्टेज आते हैं, अब देख लो। अब इसी में कितने स्टेज, फर्टिलाइजेशन बीच वाला स्टेज है, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है। तो उसके हम लोग स्टडी कर लें। तो क्या होता है, फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, स्टेज या फेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेज, और फेज भी बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन फेज।
और थर्ड क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। ठीक है, अब देखो एक एक करके। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या है भाई। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पे गैमेट बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट, और उस गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। मतलब गैमेट बना और फिर बॉडी से निकलेगा तब ना जाकर फ्यूजन करेगा। ठीक है, और निकल के कहीं एक बाहर के एटमॉस्फेयर में निकल के चला गया तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यदि फीमेल के बॉडी के अंदर चला गया तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में ऐसा होता है, उससे पहले आखिर ट्रांसफ़र होगा तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले गैमेट का फॉर्मेशन और फिर गैमेटिक ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ए गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, इसके लिए एक टर्म भी दिया गया गैमेट फॉर्मेशन के लिए। क्या टर्म दिया गया है भाई, गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देखो इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है ना, गैमेट फॉर्मेशन। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बी गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। ठीक, इसके लिए कोई टर्म नहीं है स्पेशल। अभी देख लो। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स जहाँ पे हेटेरोगैमेट्स प्रोड्यूस होता है, जैसे बताए थे ना डिफरेंट टाइप के गैमेट, तो हेटेरोगैमस प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसको इंडिविजुअल बोल दे रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों हो जाएगा। तो हेटेरोगैमस इंडिविजुअल्स जितने भी होते हैं, इसका जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट का एक टर्म है, या तो इसको एंथ्रेजॉइड बोलेंगे, नहीं तो स्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथ्रेजॉइड। इट इज नोन एज एंथ्रेजॉइड और स्पर्म। एंथ्रेजॉइड और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, हेटेरोगैमस इंडिविजुअल को। ठीक है, एंथ्रेजॉइड और स्पर्म, हेटेरोगैमस। हेटेरोगैमस के बाद क्या होता है, देख लो। अब फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, इसके फीमेल गैमेट को, फीमेल गैमेट्स को बोला जाता है एग और ओवम। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को या तो एग बोलेंगे और नहीं तो ओवम बोलेंगे। समझ गए बच्चों, जब इसको ओवम बोलेंगे। अब इसको मिटाया, देखो इसको मिटाया। अब गैमेटोजेनेसिस होता कैसे भाई, ये गैमेटोजेनेसिस जो हुआ ये होता कैसे है। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए ये होता है बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। क्या होगा, बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के माध्यम से होता है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कैसा, आपको तो बताया गया है कि सेल डिवीजन दो तरह का, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। देखो, माइटोसिस और मियोसिस, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। ये देख लो, ऐसे ज़्यादातर केस में मियोसिस ही होता है। ठीक ना, लेकिन माइटोसिस भी हो सकता है केस में, ध्यान से। अब एक तो आप जानते होंगे एक टर्म हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म जानते नहीं जानते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये देख लो क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड
ये जेनेटिक सेट, क्रोमोजोम के सेट का नाम है। हैप्लॉइड में क्या होगा? हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम। क्या होगा? हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स का क्या हो? इसमें हाफ सेट हो जाए, ठीक है। चलो, और डिप्लॉयड में क्या होगा? अब इसी हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। और डिप्लॉयड में क्या होगा? हैविंग डबल सेट, डबल और 2 बोल दो, सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए देख लो, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है? ह्यूमन बीइंग जो होता है डिप्लॉयड होता है 2n होता है, 2n = 46, मतलब 2 सेट क्रोमोजोम इसमें है, ठीक है। मतलब डिप्लॉयड हो गया। क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। लेकिन ह्यूमन का स्पर्म और ओवम, ये स्पर्म और क्या हो गया? ओवम, ठीक। इसमें एक्चुअली क्या होता है? n = 23, ये हैप्लॉइड होता है। ये क्या होता है? क्या हुआ? हाफ सेट जा रहा है ना, सिंगल सेट जा रहा है। n = 23 यहाँ भी, इसी को क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड, इसी को बोलते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड। तो अब देख लो, जिनका बॉडी, जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी हैप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस को तो रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। वो किसी भी क्रोमोजोम सेट को सीधा हाफ कर देता है। तो जिसका बॉडी पहले से वेजिटेटिव बॉडी, ग्रोइंग बॉडी हैप्लॉइड है, तो उसका भी यदि हाफ सेट करेगा तो n/2 हो जाएगा। फिर इसका मतलब कि उसमें मियोसिस वाले प्रोसेस से गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, समझ रहे हो। लेकिन जिसका बॉडी पहले से डिप्लॉयड है, अब उसमें मियोसिस करेंगे तो हाफ सेट हैप्लॉइड बन सकता है, जैसे ह्यूमन बीइंग। तो क्या लिखेंगे कि माइटोसिस वाले प्रोसेस से किस में हो सकता है? ये माइटोसिस प्रोसेस किस में होगा? माइटोसिस वाले प्रोसेस से किस में होगा? माइटोसिस वाला प्रोसेस होगा इन एल्गी और फंजाई और ब्रायोफाइट्स में, ठीक। जिसका बॉडी, हुज बॉडी मतलब ग्रोइंग पार्ट, वेजिटेटिव बॉडी इज हैप्लॉइड, जिसका बॉडी हैप्लॉइड है, सॉरी, उसमें माइटोसिस। क्यों? अब देखो, ये एल्गी है, एल्गी के सेल्स हैं, तो एल्गी के सेल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हैप्लॉइड सेल पहले से ही है। अब इसमें हम बनाना चाह रहे हैं, गैमेट बनाना चाह रहे हैं, तो माइटोसिस करवाएंगे तब ना होगा। माइटोसिस करवा दिया, तब आपको n सेट के क्रोमोजोम का मिल जाएगा। अब मियोसिस करा तो n/2 मिलता, जो कि ठीक नहीं होता, ठीक है। अब मियोसिस किस में? इन हायर प्लांट्स, कहाँ से? टेरिडोफाइटा से, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स में, ठीक है ना। और एनिमल्स की बात करें, मतलब मैमल्स वगैरह जितने भी वर्टिब्रेट है उसकी बात कर लें, तो इसमें जो होगा, इनका जो ग्रोइंग बॉडी होता है, इनका बॉडी एक्चुअली डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n होगा। तो अब बताओ, ये डिप्लॉयड है, 2n है, इसमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने से 4 जो है गैमेट बनेंगे और सभी n टाइप के बनेंगे, ठीक। बोले कि सर 2n से 4n कैसे बन गए? भाई, इस 2n का अंदर ही अंदर डबलिंग होता है, तो 2n से क्रोमोजोम अंदर ही अंदर 4n हो गया, और सबका फिर एक सेल में क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 4n जब एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो n सेट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हुआ, आगे चलते हैं। और जिसमें मियोसिस होता है उसको बोलते हैं मियोसाइट्स। ये जो हुआ, इसमें मियोसिस हुआ, देखो यहाँ मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस होने वाले सेल को मियोसाइट्स भी बोलते हैं, मियोसाइट, याद रखना। जिसमें मियोसिस होगा उसको मियोसाइट बोलते हैं, ठीक ना। अब इसी मियोसाइट का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में जर्म सेल नाम है, ठीक है। तो जर्म सेल भी एक टाइप का क्या है? मियोसाइट है। क्लियर है? अब चलो, माइटोसिस मियोसिस की बात हो गई।
अब इसके बाद हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन, गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र वाले मेथड में चलते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है? गैमेट ट्रांसफ़र, गैमेट ट्रांसफ़र के लिए अब देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म है वो वाटर का यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, और हायर ऑर्गेनिज्म स्पेशल मैकेनिज्म का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गैमेट ट्रांसफ़र लोअर ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स ऑफ वाटर, बाय मीन्स ऑफ वाटर, वाटर के माध्यम से करते हैं। और हायर ऑर्गेनिज्म बाय स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर से, स्पेशल स्ट्रक्चर। जैसे प्लांट में देखते हो, प्लांट में पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन होते हुए क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया उसके फीमेल पार्ट्स तक, ओवरी तक, ठीक है। तो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ, स्पेशल स्ट्रक्चर। और ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेनिस होता है, पेनिस से स्पर्म ट्रांसफ़र होता है यूट्रस के अंदर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आपका ख़त्म हुआ, ये प्री फर्टिलाइजेशन फेज ख़त्म हुआ। सेकेंड फर्टिलाइजेशन फेज है। सेकेंड क्या है? फर्टिलाइजेशन फेज। फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और टर्म दिया गया है, सिंगैम। ये देख लो, ये क्या है, स्पर्म है, ये क्या है, ओवम है। ये दोनों फ्यूज़ कर गए, फ्यूज़ करके क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। क्या बना लिया? जाइगोट। ये स्पर्म एन होता है, ओवम भी एन होता है, तो जाइगोट क्या हो गया, 2n हो गया, ठीक। जाइगोट 2n हो गया। और जाइगोट जब 2n हो जाएगा तो इसको फर्टिलाइजेशन, और इसी को बोलते हैं सिंगैमी भी। क्या बोलते हैं? सिंगैमी। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों गैमेट का, सिंग मीन्स टुगेदर, गैमी मीन्स दोनों गैमेट, गैमेट का एक साथ हो जाना। तो फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जाइगोट इसमें बनता है, समझ रहे हो। अब ये फर्टिलाइजेशन जो होगा, जाइगोट बन गया। अब बताओ, जिनका बॉडी डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड बॉडी है तो आगे क्या हो जाएगा, माइटोसिस वाले मेथड से आगे बढ़ेगा और इंडिविजुअल बनेगा। और जिनका बॉडी ग्रोइंग पार्ट हैप्लॉयड है तो फिर यहाँ पे मियोसिस होगा, जैसे कि एल्गी में। तो एल्गी में शुरू में माइटोसिस होता था, अब यहाँ पे मियोसिस होगा। ह्यूमन बीइंग वगैरह केस में, हायर प्लांट्स में शुरू में मियोसिस होता था, अब क्या होगा, माइटोसिस होगा, समझ रहे हो। तो उसको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन फेज हमारा हो गया, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन फेज। और फर्टिलाइजेशन फेज के बाद जो है थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला, उसको, उसमें क्या क्या आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन। और क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक, जिसमें एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये प्लांट एनिमल दोनों ही केस में लागू होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। और याद रखना, हम लोग का जितने भी जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और जो आपका आ रहा है सेनेसेंस फेज, ओल्ड एज वाला स्टेज, ये सब में एक ऑर्केस्ट्रा चलती है, ठीक है ना, डीजे पार्टी, ठीक है। वो क्या है, हार्मोन की पार्टी चलती है। हार्मोन का कॉम्बिनेशंस, हार्मोन का ही प्ले जो रोल है, ये पूरे सबको गाइड करता है, पूरे हमारे लाइफ को, ठीक है। जैसे मान लो कि जुवेनाइल फेज में दाढ़ी का आना, तो दाढ़ी कैसे आता है, बियर्ड कैसे आता है, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उसका बनना स्टार्ट हो जाता है, तब बियर्ड्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड में आए तो टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन होगा। फीमेल्स में एस्ट्रोजन के हेल्प से उसका गैमेट प्रोड्यूस होगा और उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। और उसी गैमेट, उसी हार्मोन्स का लेवल डाउन होगा
तो उनमें मीनोपॉज मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड उनका एंड होगा, ठीक है, और मेल्स में भी यही बात होता है। तो पूरा हार्मोन का ही खेल सब चलता है प्ले, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, देयर इज ए रोल ऑफ हार्मोन्स, देयर इज ए रोल ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, इन जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव and senescence फेज ट्रांजिशन। मतलब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाना, रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंस फेज में जाना, ये सब किसका रोल है, हार्मोन का ही पूरा ऑर्केस्ट्रा चलते रहता है यहाँ पे, ठीक है, हार्मोन का ही रोल यहाँ पे प्ले होता है, समझ रहे हो। चलो अब देखोगे कि कुछ नोटेबल चीज़ बता दे रहे हैं। नोटेबल चीज़ क्या है कि रिप्रोडक्टिव फेज में एक चीज़ बताएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स सो साइक्लिक चेंज शो करेगा, साइक्लिक चेंज इन देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उस साइक्लिक चेंज को बोलते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल, ठीक है। ऑस्ट्रियस साइकिल को हीट पीरियड भी कहा गया, क्या कहा गया है, हीट पीरियड, ठीक। ये किसमें होता है, इन नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स जो आदमी जैसा न दिखे, नॉन प्राइमेट्स, ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, डियर, गोट, ठीक है, इन सब में क्या होगा, ऑस्ट्रियस साइकिल चलता है। एग्जाम्पल कैटल, सीधे लिख लो, कैटल्स में हीट पीरियड होता है, ठीक ना। यदि उस पीरियड में उनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो मैटिंग करते हैं, सेक्सुअल मैटिंग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से क्या होगा, ख़त्म पीरियड हो जाएगा, फिर से हीट पीरियड उनका बाद में आएगा, समझ रहे हो। और कुछ में क्या होंगे, प्राइमेट्स वगैरह में क्या होंगे, प्राइमेट्स में बिल्कुल साइक्लिक चेंज आता है हर मंथ में, पूरे ईयर में समय समय पे एक डेफिनिट इंटरवल पे चेंज आते रहता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। इन प्राइमेट्स मतलब मंकीज, एप्स, गोरिल्ला उसी में आता है, एप्स और ह्यूमन बीइंग, ये प्राइमेट्स में आते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंज दिखेगा उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसको, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब एक चीज़ देख लो ध्यान से, अब क्या बताना है, कहीं पे आपको दिखाई ये पड़ेगा कि बिना स्पर्म, ठीक ना, बिना स्पर्म के फ्यूजन के भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। कैसे, वो एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग स्पर्म से संपर्क नहीं किया, वो ऐसे ही डेवलप हो गया इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनोजेनेसिस। ये देख लो, पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ young ones from unfertilized egg, यंग वंस का डेवलपमेंट अनफर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से यंग वंस का डेवलपमेंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए ये किस में होता है, हनी बी में देखते होगे, हनी बीज, सम बर्ड जैसे टर्की, टर्की कुछ बर्ड होता है, टर्की बर्ड होता है, ठीक ना, उसमें देखोगे, वेस्ट में देखोगे, वेस्ट में, ठीक है, कुछ लिजार्ड्स में देखोगे, लिजार्ड्स में देखोगे, ये होता है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। चलो अब एक टर्म आया है मोनोसियस और डायोसियस, इसको भी देख लो। मोनोसियस मतलब इंडिविजुअल, मोनोसियस क्या होता है, इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें दोनों हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑन द सिंगल बॉडी, सिंगल बॉडी पे ही हो, एक ही बॉडी पे उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और उसी बॉडी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मोनोसियस बोलते हैं। तो मोनोसियस प्लांट के केस में प्लांट हो जाएगा, लेकिन एनिमल के केस में मोनोसियस न कह के वहाँ पे एक टर्म प्रोवाइड किया गया है। एनिमल के केस में इस मोनोसियस टर्म को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि अर्थवर्म और लीच, अर्थवर्म आ गया, अर्थवर्म और लीच, लीच मतलब जोंक, ठीक है। तो एनिमल के केस में मोनोसियस को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। और मोनोसियस का एक कॉमन टर्म भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। ये दोनों ही केस में चलता है, मतलब मोनोसियस प्लांट को भी हम बोलेंगे बाईसेक्सुअल प्लांट, और मोनोसियस एनिमल को जिसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं उसको भी बाईसेक्सुअल एनिमल बोल सकते हैं। बाईसेक्सुअल दोनों केस में चलेगा, मतलब एक ही बॉडी पे दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, बाईसेक्सुअल। अब एक टर्म डायोसियस चलता है, उसको देख लो। डायोसियस क्या होता है भाई, डायोसियस, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट ऑन डिफरेंट बॉडी, क्या होगा, डिफरेंट बॉडी, माने एक एक बॉडी पे एक एक सेक्स होगा, डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी पे होगा, ठीक है, उसको डायोसियस। और डायोसियस को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग और जितना भी मैमल्स हैं सब में अलग अलग मेल फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। डाई मतलब दो, सियस मीन्स घर, दो घर हो, दो बॉडी हो। मोनो मतलब सिंगल, सियस मीन्स घर, सिंगल हाउस, दोनों सेक्स मतलब सिंगल बॉडी हो दोनों सेक्स ऑर्गन के लिए, ठीक है। अब देखो प्लांट की बात कर लेते हैं। मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट क्या होता है भाई, जिसपे मेल फीमेल दोनों फ्लावर लगते हों। तो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट पे दोनों फ्लावर ग्रो करते हो, ठीक है, मोनोसियस। एग्जाम्पल के लिए कोकोनट, ये मोनोसियस हो गया, समझ रहे हो। और डायोसियस किसको बोलते हैं, डायोसियस प्लांट, ठीक है। डायोसियस प्लांट के लिए क्या बोलेंगे, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स
एट डिफरेंट प्लांट बॉडी, डिफरेंट प्लांट बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपाया, पपीता का मेल प्लांट अलग होता है, और पाम ताड़ का पेड़, इसके मेल प्लांट अलग होंगे, फीमेल प्लांट अलग होंगे, इसका भी मेल अलग फीमेल अलग। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ। बस आज इतना ही, बाकी कल मतलब दूसरे चैप्टर आगे का स्टार्ट करूँगा मैं। ओके, थैंक्स।